आज हमारा मुख्य जो विषय है वह आपका तुर्कान चहलगानी है। तुर्कान चहलगानी जिसे हम 40 अमीरों का दल भी कहते हैं। यह जो 40 अमीरों का दल है, इसका संगठन, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो महत्वपूर्ण कारक थे, इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, वे किन उद्देश्यों के फलस्वरूप इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे और इसका कहाँ तक कितना प्रभाव रहता है, इनका मुख्यतः अध्ययन करना इस टर्मिनोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। तुर्कान चहलगानी, इसका मतलब होता है कि तुर्कियों का 40 तुर्कियों का एक दल। ये ऐसे तुर्की थे जो अमीर वर्ग से आते थे, इसीलिए इसे हम 40 अमीरों का दल भी कहते थे। तो जो तुर्कान चहलगानी है, तुर्कान चहलगानी जो शब्द है, समझिएगा, जो 40 समूह या 40 अमीरों के समूह या चहलगानी जो शब्द है, इस शब्द का पहली बार जब प्रयोग देखते हैं तो इसका शब्द का जो पहली बार प्रयोग है यह किया है बर्नी ने। याद रखिएगा, बर्नी के ग्रंथ में हमको 40 के समूह और चहलगानी शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि इस संगठन का जो पहली बार उल्लेख मिलता है वह हमको हसन निज़ामी के ताजुल मासिर में मिलता है। याद रखिएगा, मतलब हसन निज़ामी के ताजुल मासिर में हमको मुख्यतः तुर्कान चहलगानी के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, लेकिन जो 40 का समूह या चहलगानी शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नी ने अपने ग्रंथ में किया है। ठीक है, और एक और समझिएगा महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 40 दल है, 40 अमीरों का दल है, एक क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, वो कहा था कि निम्नलिखित में से किस संगठन को या किस देश को 40 का दल कहा जाता है, या किस देश को मुख्यतः किस देश का तात्पर्य 40 का समूह होता है। तो इसमें ऑप्शन आया था उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आप समझिएगा कि जो मध्य एशिया है, हमने कहा था जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया की पहली बार अवधारणा, जो कंसेप्ट ऑफ मध्य एशिया है, बेसिकली जो आपका सेंट्रल एशिया की बात होती है, मध्य एशिया शब्द की जो पहली बार अवधारणा प्रयोग किया गया है वह हम्बोल्ट महोदय ने किया है। हम्बोल्ट महोदय ने मध्य एशिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, या मध्य एशिया की अवधारणा उन्होंने व्यक्त किया है। हम्बोल्ट महोदय ने जो मध्य एशिया शब्द का प्रयोग किया, वे मध्य एशिया में वर्तमान में वही 5 देश प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, जिनको हम तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि के नाम से जानते हैं। इनमें से जो किर्गिज शब्द है, जो किर्गिस्तान है, किर्गिज शब्द जो है इसका मतलब होता है 40 का समूह। इसका मतलब होता है 40 का समूह। यह क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है। किर्गिज का मतलब होता है 40 का समूह, तो किर्गिस्तान भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं, अगर दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि में देखें, मैंने जैसे चर्चा किया कि हसन निज़ामी ने पहली बार अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में 40 अमीर दल का संगठन की बात भी चर्चा किया। और याद रखिएगा दूसरा क्वेश्चन, जो हसन निज़ामी का ग्रंथ है ताजुल मासिर, इसी ताजुल मासिर ग्रंथ में सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो जो दिल्ली सल्तनत शब्द है यह पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया है? यह पहली बार हसन निज़ामी के ताजुल मासिर ग्रंथ में हमको प्राप्त होता है। इसके पहले दिल्ली सल्तनत शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। इसका मतलब हुआ कि अभी तक के इतिहासकारों ने जो लिखा, दिल्ली का इतिहास लिखा, उन्होंने दिल्ली के इतिहास को मुख्यतः गजनी के इतिहास के एक अंग के रूप में, गजनी के इतिहास के एक पार्ट के रूप में उसका वर्णन किया, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का कहीं वर्णन नहीं किया। जबकि ताजुल मासिर ग्रंथ में पहली बार दिल्ली का इतिहास स्वतंत्र रूप से और गजनी से अलग करके लिखा गया है। इसीलिए ताजुल मासिर को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है। तो ताजुल मासिर प्रथम स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें हमको दिल्ली सल्तनत शब्द का प्रयोग मिलता है। गजनी से अलग दिल्ली का अलग से इतिहास लिखने का श्रेय आपको हसन निज़ामी को दिया जाता है। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं, हुआ क्या आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ
दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई और तुर्कियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और आपको पता है कि यह जो पद्धति है, यह इतिहास की जो इनके शासन की पद्धति है वो बेसिकली दास्तावादी पद्धति पर आधारित थी। ये लोग शुरुआत में दास थे और जो बाद में स्वतंत्र हो गए थे, इसीलिए इनको ममलूक वंश भी कहा गया। ममलूक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पहले दास रहा हो लेकिन शासक बनते समय स्वतंत्र हो गया हो, उसे कहते हैं ममलूक। और ममलूक शब्द जो लिया गया है वो मिस्र के इतिहास से लिया गया है। ममलूक जो शब्द है, याद रखिएगा, जो ममलूक शब्द है वह कहाँ से लिया गया है? वह मिस्र के इतिहास से ममलूक शब्द लिया गया है। तो ममलूक वंश का इतिहास वहाँ शुरू होता है, दासों का इतिहास। तो ऐसा कंडीशन में क्या हुआ कि तत्कालीन समय में जो कंटेम्प्रेरी टाइम में बेसिकली चाहे ईरान हो, चाहे आपका अफगानिस्तान हो, फारस हो, पर्सिया हो, ठीक है, मध्य एशियाई क्षेत्रों में दासों का व्यापक रूप से व्यापार वाणिज्य होता था। दासों की खरीद और बिक्री व्यापक रूप से की जाती थी। और ऐसे कंडीशन में ये लोग जो शासक वर्ग होते थे, ये अपने अधीन भारी मात्रा में दासों को नियोजित करते थे, दासों को रखते थे। इनमें जब कुतुबुद्दीन के अधीन दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो कुतुबुद्दीन के जो प्रमुख दास थे वो कहलाते थे कुतुबी। जो कुतुबी दास हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के महत्वपूर्ण दास थे, जबकि मोहम्मद गोरी के दास को कहा जाता था मुएज्जी। तो मुएज्जी और तो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं पहले एक दास था, तो इसका मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मुएज्जी दासों में शामिल था, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का दास था। अब मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को दासों का दास और गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको यूपी कमीशन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शासक को दासों का दास या गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो इसका उल्लेख कौन हो जाएगा? आपका इल्तुतमिश। इसका आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम या दासों का दास भी कहते हैं। आप समझिएगा हुआ क्या कि जब तक मुएज्जी दास थे, गोरी के समय तक प्रभावशाली थे, इसके बाद कुतुबी दास प्रभावशाली हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लगातार ये मुख्यतः अमीर वर्ग में शामिल हो गए और अमीर वर्ग शामिल के लगातार शासन प्रशासन को ये प्रभावित करते रहे। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि सत्ता पे अधिकार के लिए और महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने के लिए लगातार इनमें प्रतिस्पर्धा होती थी, लगातार इनमें संघर्ष होता था। ये अपने को मूल शासक का प्रतिनिधि मानते थे, अपने को मूल शासक से जुड़ा हुआ मानते थे, एसोसिएटेड मानते थे, इसीलिए सत्ता का वास्तविक अधिकार भी स्वयं को ही ये मानते थे। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रभावशाली शासक नहीं रह गए, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात, ठीक है, जब आराम शाह का शासन आता है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग लगातार सत्ता पे अधिकार की प्रवृत्ति में आ जाती है। जब इसके बाद इल्तुतमिश का राज शासन हुआ, जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है 1211 में, तो इल्तुतमिश के गद्दी पे बैठने के बाद लगातार इनमें संघर्ष की प्रवृत्ति देखी है और तुर्कियों में आपस में बड़ा संघर्ष था। और इस संघर्ष में मुख्यतः प्रधान रूप से मुएज्जी और कुतुबी थे। तो जो मुएज्जी और कुतुबी थे, इनका मुख्यतः जो एक अन्य तुर्की वर्ग था जिसका नाम था ताजिक जो थे, यह भी तुर्कियों की एक शाखा है। और ये बेसिकली नौसिंदा, मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एज अ लेखाकार के रूप में कार्य करते थे, लेखक के रूप में थे नौसिंदा। जो नौसिंदा थे, इनसे ताजिकों से और मुएज्जी और कुतुबी सरदारों में लगातार बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई। नौसिंदा जिसे कहते हैं लेखाकार या लेखक, इसके संदर्भ में बर्नी कहता है कि इन नौसिंदों को इतना तक भी नहीं पता है कि ये एक घोड़े की पूंछ और उसके कान में भी अंतर नहीं जानते। ठीक है, उनका मजाक लेते हुए कहता है कि ये जो नौसिंदे हैं, इनको एक घोड़े की पूंछ और कान में भी अंतर नहीं पता है। ठीक है, तो जब ऐसे कंडीशन में लगातार प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति हुई, बढ़ती गई, तो क्या किया इल्तुतमिश ने इस समस्या का समाधान करने के लिए और इन पे मुएज्जी और कुतुबी सरदारों पर और दासों पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 40 शमसी तुर्कियों का, 40 मुएज्जी और कुतुबी तुर्कियों को छोड़कर अन्य तुर्कियों का एक संगठन बनाया, जिसमें मुख्यतः कौन थे? शमसी तुर्क। ठीक है, इन तुर्कियों का एक संगठन बनाया
और इन 40 लोगों का एक संगठन बना के इनको महत्वपूर्ण पदों पे, इनको उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को प्रदान किया गया, इनको जवाबदेही के पद प्रदान किए गए। तो एक प्रकार से शासन सत्ता पे मुअज्जी और कुतुबी सरदारों पे कंट्रोलिंग करने के लिए, इनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, इनकी उच्छृंखलता को नियंत्रित करने के लिए या 40 अमीरों का दल का गठन मुख्यतः इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में ये जो नियुक्त हुए 40 अमीर दल, ये मुख्यतः राजा के बहुत खास थे, महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए, इसके माध्यम से मुअज्जी और कुतुबी पर कंट्रोल भी किए और इसीलिए ये अपने में एकता स्थापित करने के लिए और अपने को इंटीग्रेटेड दिखाने के लिए ये स्वयं को कहते थे ख्वाजा तस। ख्वाजा तस का मतलब पूछता है क्या है? ख्वाजा तस का मतलब होता है एक मालिक के गुलाम या एक शासक के गुलाम या एक ही मालिक के दास, इनको बोलते हैं ख्वाजा तस। ठीक है, तो ख्वाजा तस। अब इनमें मुख्यतः कौन थे समझिएगा? 40 अमीरों में मुख्यतः सबसे प्रमुख थे आपके, एक तो मिनहाज उस सिराज स्वयं 40 अमीरों के दल में थे, मिनहाज थे। इसी तरह आपके अमीरों में बलबन थे, इसी तरह आपका इसमें मलिक बकबक थे, हैबात खान थे, शेर खान थे, ठीक है, अमीन खान थे। तो बहुत लोग इसमें शामिल थे। इन लोगों को मिला के 40 अमीरों के दल का संगठन स्थापित किया गया। ये अमीर दल जो थे इल्तुतमिश के समय तक तो लगातार ये कंट्रोल में रहे, लेकिन इल्तुतमिश के पश्चात फिर इन अमीर और उमरा वर्ग में क्या हुआ? लगातार सत्ता के लिए और महत्वपूर्ण राजकीय पदों को प्राप्त करने के लिए लगातार महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप लगातार प्रतिस्पर्धा चलने लगी। प्रतिस्पर्धा और विरोधाभास की प्रवृत्ति, एक प्रकार से कंपटीशन एंड जो कंट्राडिक्शन की प्रवृत्ति थी, इसके फलस्वरूप, ठीक है, ये लोग लगातार षड्यंत्रों में शामिल होने लगे और ये लोग शासन प्रशासन के खिलाफ, ठीक है, तो कभी इस पक्ष से कभी उस पक्ष की ओर से लगातार प्रशासन में इनका हस्तक्षेप बढ़ता गया। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश की इच्छा के विपरीत रजिया को गद्दी नहीं प्रदान किया गया और रजिया के स्थान पे रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पे बैठा दिया गया। तो 40 अमीरों के दल का सबसे पहले वर्चस्व जो दिखाई देता है वो दिखता है रुकनुद्दीन फिरोज़ की आपके नियुक्ति के समय दिखाई देती है। इसी के तहत इन लोगों ने लगातार अंतिम समय तक रजिया को हमेशा परेशान किया। तो रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी देने में, रजिया को गद्दी प्रदान करने में, इसके बाद आपको आराम शाह को गद्दी प्रदान करने के लिए, बहराम शाह को गद्दी प्रदान करने के लिए और ख़ासकर नासिरुद्दीन महमूद, इन सबको गद्दी प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो ये राज्य में एक प्रकार से जो इनकी पहली स्थिति ख्वाजा तस वाली थी, ठीक है, एकीकृत सत्ता के रूप में, एक सहायक समूह के रूप में, एक प्रकार से आप एक कोऑर्डिनेटिव क्लास के रूप में जो एक काम करते थे, एक कोऑपरेशन की भावना से काम होते थे, वह जो कोऑपरेटिव नेचर इनका था जो ख्वाजा तस का, वह शुरुआत में तो रहा लेकिन इल्तुतमिश के बाद वह ख़त्म होता गया। और अब ये क्या बन गए? अब ये बन गए सुल्तानी, ये कहलाने लगे सुल्तानी। सुल्तानी का मतलब होता है एज अ किंग मेकर। अब ये क्या हुआ कि राजा महाराजाओं की नियुक्ति करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गए? ये हो गए आपका सुल्तानी, तो ये सुल्तानी कहलाने लगे। तो इनकी स्थिति वैसे ही हो गई जैसे कि मुग़ल काल में जो सैयद बंधु थे, ठीक है, सैयद बंधु थे, हाँ, वैसे हो गई। या कह सकते हैं जो ईरानी दल था, तुरानी दल था, हिंदुस्तानी दल था, उस दल की तरह यह प्रभावशाली दल के रूप में उभर कर आते हैं और किंग मेकर के रूप में लगातार शासन प्रशासन पे कंट्रोलिंग करने का प्रयास करते हैं। अपनी इच्छाओं से सुल्तानों की नियुक्ति में इस ओर से और उस ओर से ये लगातार समर्थन करके, ठीक है, समर्थन और विरोध के कारण ये लोग लगातार सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्शाने का प्रयास करने लगे। मिनहाज उस सिराज इनके संदर्भ में कहता है, ठीक है, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज का ग्रंथ है तबकाते नासरी। मिनहाज उस सिराज अपने ग्रंथ तबकाते नासरी में कहता है कि इनका मुख्य कथन यह हो गया था कि मैं और कोई नहीं, कि जो पहले आप थे और जो पहले आप थे आज मैं नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के कि जो पहले आप थे वैसा आज मैं हूँ और ऐसा आप नहीं, और मैं और कोई नहीं हूँ कि जो, ठीक है, जो पहले आप थे और मैं आज न रहा हूँ।
जो पहले आपके पास था वो आज हमारे पास है। तो कुल मिला के इनकी जो प्रवृत्ति थी एक प्रकार से शासन सत्ता पे अधिकार की प्रवृत्ति में हमको दिखाई देने लगती है। तो ये पूरी तरह से एक प्रकार से अधिकार कर लिए। अच्छा, इनकी उच्छृंखलता और देखिए, इनकी उच्छृंखलता इतना ज़्यादा बढ़ती गई, इतना ज़्यादा स्वेच्छाचारी होने लगे कि इसामी इनके संदर्भ वर्णन करता है। इसामी का ग्रंथ है फुतूह सलातीन। इसामी का ग्रंथ है फुतूह सलातीन। फुतूह सलातीन में इसामी कहता है, ये नासिरुद्दीन महमूद का इतिहास बताता है। जो नासिरुद्दीन महमूद जो मुख्यतः 1246 से लेकर 1265 तक शासक के रूप में सुल्तान के रूप में राज्य करते हैं, और जिनके दामाद जो थे ये मुख्यतः बलबन के दामाद थे। तो एक प्रकार से सत्ता पे पूरी तरह से अधिकार किसका हो गया था? बलबन का। इसामी नासिरुद्दीन महमूद के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कथन कहता है, और याद रखिएगा कथनों पे बहुत कमांड रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में मुगल काल में कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो कथन पे आपका कमांड हो। इसामी कहता है, और इनके किताबों बुक्स के नाम, इसामी कहता है नासिरुद्दीन महमूद के समय कहता है कि नासिरुद्दीन महमूद वह अमीरों की सहमति के बिना न तो हाथ और पैर हिलाता है, न तो पानी पीता है, और न तो सोता है। समझिएगा, कहता है कि अमीरों की सहमति के बिना या उनकी आज्ञा के बिना नासिरुद्दीन महमूद न तो हाथ पैर हिलाता है, न तो पानी पीता है, न तो सोता है। कहता है कि जो राजा है, सुल्तान है, यह महल में रहता है, जबकि वास्तविक शासन बलबन करता है। वास्तविक शासन बलबन करता है। इसका मतलब है कि इससे हमको ये पता चलता है कि वास्तविक सत्ता जो है वह उस समय बलबन के हाथ में थी, जो उस समय वजीर थे, और नाम मात्र की सत्ता नासिरुद्दीन महमूद के अंतर्गत थी, जिसके बारे में वो कहता है कि यह न तो हाथ पैर हिलाता है, न तो पानी पीता है, और न तो बिना इनकी इच्छा के वह सोता है। तो एक प्रकार से पूरा अमीरों के संरक्षण में यह पूरी तरह से जो राजत्व है वह पूरी तरह से उनके संरक्षण में बच जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि इसके बाद जब बलबन का समय आता है, जब बलबन गद्दी पर बैठता है, तो बलबन की चूँकि स्वयं बलबन तुर्कान चहलगानी का एक महत्वपूर्ण सदस्य रह चुका था, तो उसे पता था कि तुर्कान चहलगानी का क्या प्रभाव है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका वर्चस्व कैसा है। और वो जानता था कि जो बलबन की नीति थी कि प्रशासन की जो बलबन की नीति को बेसिकली A.B. पांडे एक शब्दों में कहते हैं कि बलबन के सभी कार्यों का निचोड़ एक शब्दों में अगर कहा जाए तो वह होता है सुदृढ़ीकरण, सॉलिडेशन। किसका कथन है? A.B. पांडे। तो इतिहास का A.B. पांडे कहते हैं कि बलबन के समस्त कार्यों का एकमात्र निचोड़ जो एक शब्दों में कहा जाता है वह है आपका सुदृढ़ीकरण, मतलब सॉलिडेशन। तो बलबन ने क्या किया? पहले राज्य को सेफगार्डिंग करने का प्रयास किया। बलबन ने राज्य को पहले राज्य को सॉलिडेशन करने का प्रयास किया, उसको सुदृढ़ किया, उसको मजबूत करने का प्रयास किया। ऐसे कंडीशन में बलबन यह जानता था कि राज्य तभी सुरक्षित हो सकता है, तभी राज्य अस्थायी हो सकता है जबकि इन तुर्कान चहलगानी या अमीर वर्ग जो उच्छृंखल होते जा रहे हैं, इन पे कंट्रोल किया जाए। तो इन पे कंट्रोल करने के लिए उसने एक नई नीति स्थापित किया, और इस नीति के अंतर्गत उसने क्या किया? उसने इनके प्रभाव को कम करने के लिए क्रमिक रूप से धीरे धीरे इनके प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास किया, और सल्तनत को इसकी मुक्ति के लिए उसने क्रमिक अवधारणा के रूप में धीरे धीरे इनसे छुटकारा पाने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि बलबन ने क्या किया? इनके खिलाफ कठोरतम नीति स्थापित किया, जो उसकी लौह और रक्त की नीति थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एक तो बलबन की है, दूसरी बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कही जाती है। तो इनकी जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी है उसमें वास्तव में ब्लड पॉलिसी जो भले ही निम्न वर्गीय लोगों के खिलाफ रही हो, लेकिन जो इसके आयरन की पॉलिसी थी वह एक प्रकार से प्रभुत्वशाली लोगों के लिए और खासकर तुर्कान चहलगानी के विरुद्ध भी हमको दिखाई देता है। बलबन ने इस क्रम में सबसे पहले जो बलबन के चचेरे भाई थे जिसका नाम था शेर खान के बारे में कहा जाता है कि यह 40 अमीर दल के महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व में एक थे। ये शेर खां लगातार राज्य के खिलाफ षड्यंत्रों में थे और ये मंगोलों से मिल गए थे। इसीलिए बलबन ने इनसे छुटकारा पाने के लिए
शेर खान से छुटकारा पाने के लिए इसे जहर देके मरवा दिया। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछेगा कि जो जितने भी आपके 40 अमीर दल में बलबन के समय जो 5 जो महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में पूछता है कि बलबन ने किस तरह से इनसे छुटकारा पाया, बलबन ने कौन सी नीति स्थापित किया। और ये क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, जीआईसी भी है कि बलबन ने निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में और पीछे में आया है कि बलबन ने इन निम्नलिखित 40 अमीरों में से किसे सार्वजनिक रूप से 500 कोड़े लगवाए थे। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बलबन ने निम्नलिखित में किसे 500 कोड़े लगवाए थे। दोनों क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। तो पहला और पूछेगा बलबन ने किसे जहर देके मरवाया, तो जहर देके बलबन ने शेर खां को मरवाया था। इसके बाद हैबात खान जो हैं, समझिएगा, हैबात खान मुख्यतः अवध के थे, अवध के सूबेदार थे। इन्होंने क्या किया था, हैबात खान ने इन्होंने अपने दास को मारा था। उसके बदले में, ठीक है, उसके बदले में हैबात खां को, ठीक है, हैबात खां को 500 कोड़े लगवाए गए थे। लेकिन ये 500 कोड़े सार्वजनिक रूप से नहीं लगवाए गए थे, याद रखिएगा। तो हैबात खां को 500 कोड़े लगवाए गए थे लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अवध का सूबेदार इनको हटा के जब अमीन खान को बनाया गया, तो आपको पता होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो हैबात खां को 500 कोड़े लगवाए गए अपने नौकर को मारने के बदले में, जबकि मलिक बकबर, ठीक है, जो मलिक बकबक हैं बदायूं के सूबेदार, तो ये कहाँ के हैं, बदायूं के हैं। और हैबात खां कहाँ के हैं, अवध के हैं। अमीन खान कहाँ के हैं, अवध के हैं। तो मलिक बकबक को क्या किया, मलिक बकबक को सार्वजनिक रूप से 500 कोड़े लगवाए गए थे। मलिक बकबक को, हाँ, ठीक है, किसी अपराध में सार्वजनिक रूप से 500 कोड़े लगवाए गए, कहा जाता है। उसके बाद मलिक बकबक कभी अपने घर से नहीं निकले, ठीक है। तो याद कीजिए, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसे सार्वजनिक रूप से बाजार में खड़ा होकर अगर 500 कोड़े मरवाया जाए तो वास्तव में उसके लिए मानहानि की बात होगी और अपमान की बात होगी। तो मलिक बकबक को सार्वजनिक रूप से 500 कोड़े मरवाए गए और हैबात खान को केवल 500 कोड़े मरवाए गए। देखिए, जबकि क्या हुआ कि इसके बाद जब अमीन खान को, समझिएगा, इसके बाद जब अमीन खान को अमीन खान को अवध की सूबेदारी दी गई, तो कहा जाता है कि इसी समय बंगाल में बलबन के गुलाम थे जिनका नाम था तुगरिल बेग। तुगरिल बेग ने 1279 में, इनका नाम था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका नाम है तुगरिल बेग। तुगरिल बेग ने 1279 में सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब जब बंगाल का स्वयं स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, तो तुगरिल बेग क्या था, तुगरिल बेग बलबन का गुलाम था, बलबन का दास था। और याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में अपने मालिक के खिलाफ किसी भी दास के द्वारा किया गया यह प्रथम विद्रोह है। भारतीय इतिहास में अपने स्वामी के विरुद्ध किसी भी दास के द्वारा किया गया यह प्रथम विद्रोह है, जो तुगरिल बेग का विद्रोह कहलाता है। और तुगरिल बेग ने जब विद्रोह कर दिया, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले अमीन खान को भेजा गया। जब अमीन खान गए तो तुगरिल के विरुद्ध सफलता नहीं प्राप्त कर सके, उसे कैद नहीं कर पाए, न उसे मार पाए। तो ऐसे उनको वापस आने के बाद उनको अयोध्या के फाटक पे इसने उल्टा लटकवा दिया, ठीक है, अयोध्या के फाटक पे उल्टा लटकवा दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किसको, अमीन खान को। इसके बाद क्या किया, इसके बाद बलबन स्वयं तुगरिल बेग का पीछा करता है और बंगाल के क्षेत्रों में पहुंच जाता है। वह जंगलों की ओर भाग जाता है। कहा जाता है कि उन जंगलों में भी, हाँ, जंगलों में भी उसका पीछा किया जाता है। मलिक मुकद्दर आदि के माध्यम से उसके पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद, ठीक है, उसका वध किया जाता है। और उसके वध के बाद बर्नी कहता है कि जो मुख्य सड़क थी, कहता है कि मुख्य सड़क के दोनों तरफ मीलों, ठीक है, कहता है मुख्य सड़क के दोनों तरफ मीलों में खूंटे गाड़े गए, खूंटे लगाए गए और उन खूंटों पे तुगरिल बेग के साथियों को, उनके सहयोगियों को लेटा के उसको पीटा गया, ठीक है, लेटा के उसको
पीटा गया, इसका उल्लेख कौन कर रहा है? बर्नी कर रहा है। याद रखिएगा, तो इसका उल्लेख हमको यहाँ पे मिलता है। जबकि याद रखिएगा पूरे सल्तनत के इतिहास में, सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ जो बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह हुआ, मोहम्मद तुगलक के खिलाफ, मोहम्मद तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह हुए हैं, जो सल्तनत काल में किसी भी सुल्तान के समय सबसे ज़्यादा विद्रोहों की संख्या है। जब बहाउद्दीन गुरसास्प ने विद्रोह किया तो कहा था कि बहाउद्दीन गुरसास्प के विद्रोह के बाद जब इसको दमन किया गया और इसका हत्या किया गया, तो इसके हत्या करने के बाद उसके मांस को पकाकर, ठीक है, उसके ही बाल बच्चों को खिलाया गया, ठीक है, उसके ही बीवी बच्चों को खिलाया गया। ये कहा था कि पूरे सल्तनत के इतिहास में किसी भी विद्रोह को दबाने में इससे विभत्स या किसी भी विद्रोह को दबाने का सबसे विभत्स उदाहरण मिलता है। इससे विभत्स उदाहरण पूरे सल्तनत के इतिहास में कहीं नहीं मिलता है, जो बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह था, जिसे दबाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कुल मिला के इनके माध्यम से बलबन ने क्या किया कि इन पे कंट्रोलिंग किया, और इस कंट्रोलिंग की पद्धति में बलबन ने काफ़ी हद तक सफलता पाई। और ऐसे कंडीशन में बलबन ने सत्ता को सुदृढ़ किया और अपने सॉलिडेशन की प्रक्रिया को बलबन ने पूर्ण किया। तो कुल मिला के जो आपका तुर्कान चहलगानी है यह मुख्यतः इल्तुतमिश के समय संगठित होता है और बलबन के समय यह नष्ट हो जाता है। बलबन के बाद तुर्कान चहलगानी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और यह जब तक रहा तब तक इसने काफ़ी सत्ता में, प्रशासन में, दिल्ली सल्तनत के जो हायरार्की सिस्टम है उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इसने कई सुल्तानों को नियुक्त किया, कई षड्यंत्रों में इस समूह ने भाग लिया, और इस समूह ने लगातार अपनी प्रभावशालिता को व्यक्त किया है, प्रभावशालिता को उन्होंने दर्शाया है। तो कुल मिला के तुर्कान चहलगानी का संगठन, उसका प्रभाव और उसका रेलेवेंस इस प्रकार रहा। इक्ता प्रथा मुख्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण शब्दावली, एक महत्वपूर्ण अवधारणा, एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में माना जाता है। इक्ता प्रथा के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी हमको मिलती है, तो इक्ता प्रथा के बारे में सबसे जो प्रमुख जानकारी है, जो पहली बार इक्ता प्रथा के बारे में मिलती है, वो मिलती है हमको निज़ामुल मुल्क तूसी का ग्रंथ है। निज़ामुल मुल्क तूसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सियासतनामा। तो इक्ता प्रथा के बारे में पहली जानकारी मिलती है निज़ामुल मुल्क के सियासतनामा में। किसने लिखा है? निज़ामुल मुल्क तूसी, इनका ग्रंथ है सियासतनामा। इसी ग्रंथ में हमको इक्ता प्रथा के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। इक्ता के बारे में कहा जाता है, इक्ता जो है मुख्यतः सबसे पहले आपके जो तुर्कियों में सल्जूक शाखा थी, सल्जूक वंश वाले थे, इन्होंने सबसे पहले प्रायः शुरू किया होगा, क्योंकि इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी का अभाव है। दूसरी बात, इक्ता के यहाँ तक शब्दावली का कंसर्न है। इक्ता शब्द मुख्यतः अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा में इक्ता से मूल तात्पर्य यह होता है, यह एक ऐसी अवधारणा है जो यह मानती है कि जब किसी शासक प्रशासक, चाहे वो नागरिक अधिकारी हो चाहे सैनिक अधिकारी हो, उसको वेतन के बदले, भत्ते के बदले, उसके द्वारा रखे गए सैनिकों के बदले, उसके द्वारा रखे गए घुड़सवारों के बदले में जो भूखंड प्रदान किया जाता है, उसे वेतन के बदले में, उसे हम कहते हैं मुख्यतः इक्ता। और इक्ता का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कहलाता है आपका इक्तादार, वली, मुक्ता, बजहदार आदि। ठीक है, तो समझिएगा कि एक प्रकार से यह इक्ता सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिक अधिकारियों, तो सैनिक, प्रशासनिक एवं नागरिक सभी प्रकार के अधिकारियों को वेतन के बदले दिया गया भूखंड होता है। जबकि याद रखिएगा कि इक्ता प्रथा की शुरुआत जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब इल्तुतमिश ने इसकी यहाँ पे
शुरुआत किया तो यहाँ पे इल्तुतमिश का मुख्य लक्ष्य जो था वह भारत में प्रचलित सामंतवादी ढांचा, भारत में प्रचलित सामंतवादी पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पे एकता की शुरुआत करना था। तो एकता भारत में सामंतवादी पद्धति को समाप्त कर उसके दोषों को, उसके कमियों को दूर कर एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में इस पद्धति की शुरुआत करना था। तो याद रखिएगा कि इसी कुछ इतिहासकार गलती बस एकता को फीफ की तरह, फीफ मतलब होता है, फीफ मतलब जागीर होता है और फीफ होल्डर का मतलब होता है जागीरदार। तो जो जागीर है, फीफ है, फीफ से ही फीफ होल्डर बना है और यहीं से एक शब्द का जन्म हुआ फ्यूडलिज्म। तो फीफ से ही सामंतवाद या फ्यूडलिज्म का विकास और उसके उद्भव को माना जाता है। लेकिन एकता प्रथा के संदर्भ में सामंतवाद जैसी प्रवृत्ति हमको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपको पता है सामंतवाद मुख्यतः जो है वह एक भूसंपन्न अधिकारी वर्ग की बात करता है, जिसका मुख्य कार्य लगान वसूली करना होता था, जो अपना हिस्सा लेने के बाद राजकोष में जमा करता था। लेकिन यहाँ पे एकता प्रथा जो है यह मुख्यतः प्रशासनिक संगठन था, प्रशासनिक ढांचा था, जिसके माध्यम से शासन प्रशासन के संचालन का संचालन किया जाता है। तो यह शासन प्रशासन के संचालन का एक तरीका था, शासन प्रशासन के संचालन की एक पद्धति थी। ठीक है, इसमें यद्यपि आपको सामंतवाद में आगे चलकर प्रशासनिक ढांचे का भी विकास होता है, सैनिकवादी प्रवृत्ति भी सामंतवाद में हम देखते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवधारणा में ऐसी प्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो सामंती ढांचे के विपरीत यह एक प्रकार से सैनिक और नागरिक अधिकारियों को सेवा के बदले में वेतन के रूप में दिया गया भूखंड होता था। इसकी तुलना काफ़ी हद तक हम अगर देखें तो मुगल प्रशासनिक ढांचा में जो जागीरदार होते थे, तो जो जागीर होता था यह जागीर भी वेतन के बदले दिया गया भूखंड होता था, जिसे कहते थे जागीर। और जागीर के प्रयोक्ता, जागीर के प्रयोग करने वाले कहलाते थे जागीरदार। और जो जमींदार होते थे वो पुश्तैनी होते थे। जमींदार शब्द का पहली बार प्रयोग जो है यह अमीर खुसरो ने किया है। जमींदार शब्द का पहली बार प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। जमींदार एक प्रकार के पुश्तैनी अधिकारी होते थे। जमींदार एक प्रकार के पुश्तैनी व्यक्ति होते थे, जिनको ट्रेडिशनली एक परंपरा से ही इनको एक प्रकार का एक बड़ा भूखंड प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें से वह उस भूखंड के मालिक के रूप में कार्य करते थे और वहाँ से कर वसूल करके राज्य को पहुँचाते थे। राज्य के एक बिचौलिया वर्ग के रूप में ये कार्य करते थे, लेकिन इनका पद जो था पुश्तैनी था। इनको परंपरागत रूप से ये भूखंड प्रदान किया गया था, जबकि जागीरों में जागीर क्या था, केवल वेतन के बदले में दिया गया भूखंड होता था। अगर किसी व्यक्ति को मुगल प्रशासनिक संरचना में किसी व्यक्ति को जहाँ का मूल निवासी है, अगर उसी क्षेत्र में भूखंड प्रदान कर दिया जाता था तो उसे कहते थे हम वतन जागीर, उसे कहते थे वतन जागीर। तो वतन क्या थी, वतन एक प्रकार की वेतन के बदले दी गई जागीर होती थी, जिसे कहते हैं वतन जागीर। ठीक है, तो वतन जागीर कुल मिला के अपने ही क्षेत्र में हस्तांतरित या अपने ही क्षेत्र में दिया गया वेतन के बदले में एक भूखंड होता था, जिसे कहते थे वतन जागीर। और दूसरी बात समझिएगा, इसी तरह बहुत सारी जागीरों का विकास हुआ। सीमाही जागीर है, सिसमाहा जागीर है। ठीक है, इनका विकास होता था। जागीरों के बहुत सारे प्रकार थे। आपके पैबाकी भी भूमि है, इसी तरह आपका खालसा भूमि है। तो बहुत सारे भूमियों का विकास आगे चल के होता है। और यही जागीरदारी आगे चल के मुगलों में जब जागीरों की कमी हो जाती है तो इसे कहते हैं जागीरदारी संकट, जिसका पहली बार प्रतिपादन सतीश चंद्रा ने किया है। और इस पर मुख्यतः सतीश चंद्रा के साथ साथ इरफान हबीब ने भी कार्य किया। तो जागीरदारी संकट की बात की है, जिसे तत्कालीन समकालीन इतिहासकार मामूरी ने बेजागिरी की समस्या कहा है, जिसे तत्कालीन इतिहासकार मामूरी ने बेजागिरी की समस्या कहा है। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे पहले जागीरदारी जो संकट है वह 1691 में प्रारंभ होती है। जागीरों में संकट की प्रवृत्ति 1691 में सबसे पहले देखी जाती है। तो हम आते हैं, फिर समझिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एकता प्रथा जो है यह इन पद्धतियों से थोड़ा बहुत भिन्न है। दूसरी बात, एकता प्रथा जो है मनसबदारी व्यवस्था से भी भिन्न है, क्योंकि मनसबदारी जो प्रथा थी यह एक हायरार्की सिस्टम था। मुगल प्रशासनिक ढांचे में किसी व्यक्ति के, किसी शासक प्रशासक के वरीयता क्रम को निर्धारित करने की जो पद्धति थी वह कहलाती थी आपका मनसबदारी पद्धति। ठीक है, जिसमें
कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी का है कि द्वितीय श्रेणी का है कि तृतीय श्रेणी का है, उसके आधार पर उसका वेतन भत्ता निर्धारित होता था। और बाद में 1595 चलकर, क्योंकि इक्तादारी जो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई वह अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में शुरुआत हुई थी। यद्यपि एनसीईआरटी बुक में इसकी तिथि जो है वो 1577 बताई जाती है, ठीक है। और बाद में 1595 में इसके साथ पहली बार जात शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और जात शब्द का जो प्रयोग है पहली बार, वह जहांगीर को दिए गए मनसब के संदर्भ में हमको मिलता है। तो बाद में जात पद जो है और सवार पद, दो महत्वपूर्ण पद इसके मापक बन गए। जात पद के आधार पे अधिकारियों का वेतन और भत्ता का निर्धारण होता था, उसके वरीयता क्रम का निर्धारण होता था। और सवार पद के माध्यम से उसके अंतर्गत सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या, और अन्य पशुओं की संख्या का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो यह जो व्यवस्था है आपका, यह व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में जो प्रचलित व्यवस्था थी, जिसे अमरम या जिसे नायंकर व्यवस्था कहते थे, उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। क्योंकि विजयनगर प्रशासनिक ढांचे में सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को, सैनिक और नागरिक अधिकारियों को जब उनके कार्यों के बदले में, उनके वेतन के बदले में, उनके कर्तव्यों के निर्वहन के बदले में वेतन के रूप में जो भूखंड प्रदान किया जाता था, उसे कहते थे अमरम। और इस भूखंड का प्रयोग करने के कारण ये कहलाते थे अमर नायक। और इस व्यवस्था को कहते थे नायंकर व्यवस्था। तो यह हो जाती थी नायंकर व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो काफ़ी हद तक उससे मिलती जुलती व्यवस्था है। इक्तादारी प्रथा में मुख्यतः जितने भी इक्तादार हुए, ये इक्तादार, इन इक्तादारों को सैनिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार और इनके साथ साथ लगान वसूली का अधिकार भी दिया गया था। इनमें दो प्रकार के इक्तादार थे। प्रथम वे इक्तादार थे जिनके पास शक्ति अधिक होती थी, असीमित शक्ति वाले होते होंगे, या कह सकते हैं बड़े इक्तादार जिनके पास प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। तो ये प्रशासनिक अधिकार का संपादन करते थे, जिन्हें हम इक्ता-ए तमलीक के रूप में देख सकते हैं। दूसरे हैं इक्ता-ए इस्तिगलाल, जो मुख्यतः छोटे इक्तादार होते थे। इनको मुख्यतः लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था, इनको प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो बड़े इक्तादारों को प्रशासनिक अधिकार होता था और छोटे इक्तादारों को प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था, बल्कि केवल लगान वसूलने की संस्था के रूप में ये कार्य करते थे। अच्छा, आगे चल के कभी कभी बड़े इक्तादारों को प्रांतपति भी नियुक्त कर देते थे। इसीलिए प्रांतपतियों को भी इक्तादार, वली, मुक्ता आदि के नाम से जाना जाता था। तो इक्तादारी व्यवस्था जो थी, यह लगातार दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना में, लगातार दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में, एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में जानी जाती है। यद्यपि इल्तुतमिश का जो मुख्य उद्देश्य था, यह सामंतवादी पद्धति को समाप्त कर शासन प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करना था। लेकिन आगे चलकर यह पद्धति दिल्ली सल्तनत के लिए उतना सहयोगात्मक न रही, उतना कोऑपरेटिव नेचर की न रही, बल्कि यह भी दिल्ली सल्तनत के लिए एक महत्वपूर्ण हेडेक के रूप में आ गई, एक महत्वपूर्ण प्रतिरोधी संस्था के रूप में इसका विकास हो गया। समय समय पे इक्तादारों ने लगातार शासन सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। इक्तादारों ने राज्य के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ लगातार षड्यंत्रों में भाग लेना शुरू कर दिया। तो इसके माध्यम से इक्तादारी प्रथा के कमियों और इनकी इक्तादारों के उच्छृंखलता के फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत कहीं न कहीं इसके माध्यम से खोखला ही अंत में जाकर होता है। तो कुल मिला के इक्तादारी प्रथा के लाभ और हानि दोनों रहे हैं, ठीक है। यद्यपि प्रारंभिक समय में यह एक लाभदायी संस्था के रूप में रही, लेकिन आगे चल के इनमें व्याप्त उच्छृंखलता, इनमें व्याप्त जो है आपका एक प्रकार से भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति आदि के माध्यम से और उनकी इक्तादारों की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप यह व्यवस्था भी दिल्ली सल्तनत के लिए एक पतनकारी व्यवस्था और एक प्रतिकूल व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है। हाँ, ठीक है, आगे समझिएगा। जो तौफीर शब्द है, तौफीर का यहाँ मतलब होता है कि जो किसी इक्ता से, किसी क्षेत्र से या किसी इक्तादार से जो अनुमानित आय से अधिक, जो अनुमानित आय होता था, ठीक है, उस अनुमानित आय से, ठीक है,
जो अधिक आय हो जाता था उससे कहते थे तौफीर। तो अनुमानित आय से अधिक जो आय होता था उसे कहते थे तौफीर, जबकि फवाजिल का मतलब होता है अतिरिक्त आय। फवाजिल का मतलब होता है अगर अनुमानित से अधिक है तो तौफीर है, और अगर अतिरिक्त आय हो जाए तो उसे कहते हैं फवाजिल। तो फवाजिल क्या है, पूछेगा फवाजिल क्या होता है, तो फवाजिल होता है किसी भी इक्ता के क्षेत्र से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं फवाजिल, उसे हम कहते हैं फवाजिल। अब हम लोग आते हैं एक इसी यही से शब्द मिलता जुलता शब्द है, वह है इतलाक प्रथा। इतलाक प्रथा दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के द्वारा शुरू की गई पद्धति है, व्यवस्था है। इसे शुरू किया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। इतलाक जो है, पूछेगा इतलाक क्या है। इतलाक एक प्रकार का हुंडी होता है, इतलाक एक प्रकार का चेक होता है, और हुंडी या जो चेक है इसे हम फारसी में कहते हैं सुफ्ताजा। फारसी में इसे कहते हैं हुंडी या चेक को क्या कहते हैं, हुंडी या चेक को हम कहते हैं सुफ्ताजा। ठीक है, ऐसे हम फारसी में सुफ्ताजा कहते हैं। पूछेगा सुफ्ताजा क्या है, सुफ्ताजा का मतलब होता है हुंडी या चेक। हुंडी या चेक, जैसे आज आप पैसा लेते हैं, पैसा लेने के लिए हुंडी या चेक का प्रयोग करते हैं। चेकों को ले जाके आप बैंकों में नगद के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है, या चेकों के माध्यम से आप जमा भी करते हैं। तो चेक या हुंडी की तरह ही इतलाक का प्रथा है, पद्धति है, जिसे फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह था कि जब भी कोई सैनिक अधिकारी, इसकी व्यवस्था थी कि कोई भी सैनिक अधिकारी जब हुंडी या इतलाक को लेके जाएगा तो जब वह राजस्व अधिकारियों के पास पहुंचता था तो राजस्व अधिकारी उस इतलाक के बदले में उसके वेतन का 50% उसे उस समय अदा करते थे। ठीक है, उस समय अदा करते थे, जिसे कहते थे इतलाक। ठीक है, इसे कहते हैं इतलाक। कालांतर में क्या हुआ, आगे चल के लगातार इस हुंडी प्रथा का या इतलाक प्रथा का दुरुपयोग किया जाने लगा। अब हुआ क्या, सैनिक अधिकारी क्या किए, अन्य लोगों को, अपने मातहत लोगों को, ठीक है, करते क्या थे ये लोग, ये इस हुंडी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपना ये इतलाक दे देते थे, और वह जाके वहाँ से ले लेता था, वहाँ के कार्य संपादित करता था, और उसमें इनका कमीशन होने लगता था। तो ऐसी कंडीशन में जो इतलाक की पद्धति है, इतलाक की पद्धति में इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया, और इससे राजस्व अधिकारी के साथ साथ जो हुंडी प्राप्तकर्ता या इतलाक प्राप्तकर्ता व्यक्ति था वह भी अन्य लोगों के माध्यम से बिना कार्य किए ही इतलाक के माध्यम से पैसा भुनाने लगा, या कार्य दूसरों को दे दिया, ठीक है, दूसरे को दे दिया, और दूसरों से कुछ मात्रा में वहाँ पे कमीशन ले लिया, और कमीशन लेकर एक प्रकार से भ्रष्टाचार और एक प्रकार से कामचोरी की प्रवृत्ति का विकास हमको इस पद्धति में देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं इतलाक प्रथा।